हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सूरज पटले, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानेगांव, जिला बालाघाट। आज हम कक्षा 12 की रसायन विज्ञान से हम अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे कार्बनिक रसायन से और इसमें पहला चैप्टर है यूनिट 11 हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरीन्स। इस चैप्टर की शुरुआत से पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज को जान लें, जैसे हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। इसको आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा भी है। ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन का हम वर्गीकरण देखते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इसका वर्गीकरण लिख सकते हैं। ये एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में इन्हें बांट सकते हैं। पहले हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देखेंगे। ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनका वर्गीकरण हम 3 भागों में बांटते हैं इन्हें भी, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स। ये सजाती श्रेणियाँ भी कहलाती हैं। इनको हम सजाती श्रेणी भी कह सकते हैं, सजाती श्रेणी। तो एल्केन्स हम पहले देखते हैं कि एल्केन्स क्या होते हैं। एल्केन्स की पहचान हम कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड से करते हैं। ये इस सिंगल बॉन्ड के आधार पर हम एल्केन्स की पहचान करते हैं। एल्केन्स सजाती श्रेणी के या एल्केन्स परिवार के सदस्य कौन कौन से हैं, ये हम जानेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। एल्केन्स के हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, या क्या कहें, एल्केन्स के सदस्य एग्जाम्पल, या एल्केन्स के सदस्य। नंबर 1, एक कार्बन वाला सदस्य है CH4। इसका नाम आपको पता है क्या है? मीथेन। एक कार्बन वाला है, इसके नाम की शुरुआत मेथ से होती है, इसलिए इसका नाम मीथेन है। दूसरा है C2H6। ये क्या का सूत्र है आपको पता है? इसका दूसरा सदस्य है ये। 2 कार्बन वाला है, इसके नाम की शुरुआत क्या से होगी? एच से होगी, इसलिए इसका नाम है एथेन। तीसरा 3 कार्बन वाला है, इसके नाम की शुरुआत होगी प्रोप से, इसलिए, और इसका सूत्र होता है C3H8। इसका नाम होगा प्रोपेन। इसका अगला सदस्य है 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। ये सब आपको पता है, पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ा है। कार्बन की संख्या 10 तक की, ऐसे इनके सदस्य क्रमशः आप लिख सकते हैं। C5H12, इसका नाम पेंटेन। अगला सदस्य इसका अगला सदस्य C6H14 हेक्सेन। इसमें 7 कार्बन वाला हेप्टेन, 8 कार्बन वाला ऑक्टेन, 9 कार्बन वाला नॉनेन, 10 कार्बन वाला डेकेन, इस तरह से। लेकिन इतने आगे तक पढ़ने की आवश्यकता हमको नहीं होती है। हम एल्केन सजाती श्रेणी के सदस्यों से यदि एक हाइड्रोजन कम कर दें तो हमको एक नया प्रतिस्थापी समूह प्राप्त होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन, मान लो मीथेन से एक हाइड्रोजन हम कम कर देते हैं। ये कम कैसे होगा? ये किसी क्रियाशील समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, या क्रियाशील परमाणु जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है उसके द्वारा ये हाइड्रोजन यदि प्रतिस्थापित हो जाता है, तब हमको कौन सा समूह प्राप्त होगा? तब हमको प्राप्त होंगे प्रतिस्थापी समूह। ये प्रतिस्थापित समूहों को हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए ये समूह आते हैं और इनका नाम जानना जरूरी है। मीथेन से ही इनका नाम बनेगा। मीथेन से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो हमको कौन सा सूत्र का प्रतिस्थापी समूह प्राप्त होगा? CH3। यहाँ पर मैंने ये एक सिंगल बॉन्ड बताया है। सिंगल बॉन्ड इसलिए बताया है कि आप कार्बन की चतुसंयोजकता के बारे में जानते हैं। किसी भी यौगिक में कार्बन की 4 संयोजकताएं पूरी होनी चाहिए।
तो इस समूह का नाम होगा, एक कार्बन वाला है तो मीथेन से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो मेथिल। इसको R से भी प्रदर्शित करते हैं। फिर है इथेन। इथेन से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो हमको एक प्रतिस्थापी समूह प्राप्त होता है C2H5। C2H6 से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो हमको क्या प्राप्त होगा, C2H5। इसका नाम होगा इथिल। क्यों? क्योंकि यह इथेन से बना प्रतिस्थापी समूह है। इसको R' से प्रदर्शित कर सकते हैं हम। यदि किसी रासायनिक सूत्र में या यौगिक के सूत्र में हम R देखते हैं, इसका अर्थ है कि वो मेथिल समूह है, और R' देख रहे हैं मतलब इसका अर्थ है कि वो एथिल समूह है। इस एथिल समूह को हम इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं, CH2CH3। इस तरह से भी हमको देखने को मिल सकता है। ऐसे ही नीचे का तो बताऊंगा नहीं, मैं प्रोपेन का बता दे रहा हूँ, और हमको देखने में भी नहीं मिलता है जनरली। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन कम हो जाए या प्रतिस्थापित हो जाए तो हमको कौन सा समूह प्राप्त होगा, C3H7 मतलब प्रोपिल समूह। इस प्रोपिल समूह को भी आप इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, CH2 CH2 CH3 C3H7। ये हो गए। ये कौन सा समूह हो गया, प्रोपिल समूह हो गया। इस तरह से जो एल्केन सजातीय श्रेणी के सदस्यों से जो हमको प्रतिस्थापी समूह प्राप्त होते हैं, ये हमको पढ़ने को देखने को मिलते हैं, और नामकरण में हम इनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम एल्कीन्स, इसके अगले सजातीय श्रेणी पर चर्चा करेंगे। ये है एल्कीन्स। एल्कीन्स की पहचान है कि इसमें कार्बन श्रृंखला के किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विसहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। इस द्विसहसंयोजक बंध को हम देख करके हम पता लगाते हैं या बोलते हैं कि यह एल्कीन सजातीय श्रेणी का सदस्य है। तो एल्कीन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य, इसके हम सदस्यों को लिख लेते हैं, इनका सूत्र और नाम देख लेते हैं। पहला सदस्य इसमें C2H4। आपको पता है इसका नाम, दो कार्बन वाला है तो इसके नाम की शुरुआत होगी एथ से, और यह है एथिलीन, या इसको हम बोल सकते हैं एथीन। C2H4 एथिलीन या एथीन। यदि हम इसके संरचना सूत्र को देखें तो इस तरह से हमको दो कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध देखने को मिलेगा, और कार्बन की दो संयोजकताएं, यहाँ पर दो सिंगल बॉन्ड दो हाइड्रोजन के द्वारा हो सकती है, या इसको हम इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से। इसका अगला सदस्य है C3H6। यह है प्रोपीन। यदि हमको प्रोपीन का संरचना सूत्र बनाना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तीन कार्बन को सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे कि किन्हीं दो, एल्कीन की पहचान क्या है, किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं, लेकिन इनके IUPAC नामकरण में अंतर आ जाता है। यहाँ पर हम डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं। अब इसका संरचना सूत्र हमको बनाना है प्रोपीन का, तो कैसे बनेगा, इस कार्बन की दो संयोजकता यहाँ दो डबल बॉन्ड से पूरी हो गई। अब दो संयोजकताओं को हम हाइड्रोजन से पूर्ण कर सकते हैं। इसी तरह इस कार्बन की तीन संयोजकताएं, तीन एकल बंध द्वारा, दो एक द्विबंध के द्वारा और एक ये सिंगल बंध के द्वारा, कार्बन की तीन संयोजकता यहाँ पूरी हो गई। अब चौथी संयोजकता को हम हाइड्रोजन से पूर्ण कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। इसी तरह इस कार्बन की यदि संयोजकता की बात करें तो इस कार्बन की यहाँ पर एक संयोजकता यहाँ पर एकल बंध के रूप में हमको दिखाई दे रही है। अन्य तीन संयोजकताओं को हम तीन हाइड्रोजन से जोड़कर उसको पूरी कर सकते हैं।
तो ये हो गया प्रोपीन का संरचना सूत्र। इसी तरह से इनके उच्चतर सदस्य भी हमको देखने को मिलेंगे, जो हमको श्रृंखला के रूप में देखने को मिलेंगे। अब हम आगे चलते हैं इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अगली श्रेणी की ओर, या अगले सजातीय श्रेणी की ओर। हम इसके अगले सजातीय श्रेणी एल्काइंस पर चर्चा करेंगे। एल्काइंस, इसके सदस्यों में हम पहला सदस्य देखेंगे C2H2, 2 कार्बन वाला पहला सदस्य है। एल्काइंस की पहचान कैसे होती है? जब कार्बन कार्बन के बीच में त्रिसहसंयोजक बंध उपस्थित होता है तो हम एल्काइंस की पहचान कर लेते हैं और उसका नामकरण भी करते हैं। इसका पहला सदस्य है C2H2 सूत्र वाला। इनके सामान्य सूत्र जो है आप 11th में पढ़ चुके हैं। इसका नाम है एसीटिलीन। और संरचना सूत्र देखें तो हम 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में त्रिबंध को दर्शाएंगे, और प्रत्येक कार्बन की 3-3 संयोजकताएं हमको 3 बंध में दिखाई दे रही। इस कार्बन की भी 3 संयोजकताएं और इस कार्बन की भी 3 संयोजकताएं। चौथी संयोजकता को हम हाइड्रोजन से पूर्ण करेंगे। इस तरह से C2H2 का ये संरचना सूत्र हमको इस तरह से प्राप्त होता है। इसके उच्चतर सदस्य भी हैं। अगला सदस्य देख लेते हैं इसमें C3H4। ये है प्रोपाइन। और इसका संरचना सूत्र इस तरह से आप बना सकते हैं, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में कितने बंध उपस्थित होंगे? त्रिबंध उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इनकी संयोजकताओं को देखेंगे तो इस कार्बन की संयोजकता ऑलरेडी पूर्ण है और इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया प्रोपाइन का संरचना सूत्र। ठीक है, तो ये हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हम आगे चलते हैं क्रियात्मक समूह की ओर। क्रियात्मक समूह, इनको भी हमको जानना जरूरी है, जिनको हम फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं इंग्लिश में, फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह की परिभाषा आपने 10th में पढ़ा है। ये समूह हमको किन यौगिकों में देखने को मिलते हैं? प्रायः कार्बनिक यौगिकों में। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? ये वे समूह होते हैं जिससे उस यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण प्रदर्शित होता है। मतलब उस यौगिक की विशेष पहचान उस क्रियात्मक समूह के द्वारा होती है। परिभाषा के रूप में यदि हम लिखें तो ये समूह किसी कार्बनिक यौगिक के अभिलाक्षणिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। हमको एग्जाम्पल के माध्यम से और जब डिटेल में पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। हम कुछ क्रियात्मक समूह को देखते हैं, इनका सूत्र जानेंगे और इनको पहचानेंगे कैसे, इसको जानना जरूरी है। पहला एल्कोहल। इसकी पहचान कैसे होती है? यदि किसी यौगिक में हम OH समूह जुड़ा हुआ देख रहे हैं, मतलब वो एल्कोहल है, ये OH। जब नामकरण में हम इनका उपयोग करते हैं तो 2 तरह से करते हैं। किसी भी क्रियात्मक समूह का उपयोग हम यौगिकों के IUPAC नामकरण में 2 तरह से करते हैं।
एक अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न को हम हिंदी में प्रत्यय कह सकते हैं, ये सॉरी उपसर्ग की तरह मान सकते हैं, उपसर्ग की तरह। और दूसरा होता है प्रत्यय की तरह। अनुलग्न को हम प्रत्यय की तरह मान सकते हैं और जो पूर्व लग्न होता है उसको हम उपसर्ग की तरह मान सकते हैं, ये उपसर्ग की तरह। तो जब अल्कोहल का उपयोग अनुलग्न या प्रत्यय की तरह किया जाता है तो उस यौगिक के नाम के अंत में हमको आल देखने को मिलेगा, ऑल, इंग्लिश में OL मिलेगा। उसी तरह अगला सदस्य देखें, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड डैश CHO, जहाँ पर हमको CHO दिखाई दिया किसी यौगिक में तो वो एल्डिहाइड का सदस्य है। और अनुलग्न के रूप में इसके नाम के अंत में अल जुड़ता है, इंग्लिश में देखें तो AL, अल। यदि इसका उपयोग हाँ, यहाँ पर एल्कोहल का बताना भूल गया था। एल्कोहल का यदि पूर्व लग्न के रूप में उपयोग किया जाएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और जब एल्डिहाइड का प्रयोग किया जाएगा तो लिखा जाएगा कार्मील, किसके रूप में, पूर्व लग्न के रूप में। अगला सदस्य देखते हैं, ईथर। इसकी पहचान है ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो ईथर का उपयोग जनरली अनुलग्न के रूप में नहीं किया जाता है, पूर्व लग्न के रूप में किया जाता है। तो ऑक्सी, ऑक्सी के रूप में किया जाता है। अगला क्रियात्मक समूह देखते हैं हम, कीटोन। डबल बॉन्ड CO, अनुलग्न के रूप में ओन लिखा जाता है और ONE, ओन लिखा जाता है, इसको वन नहीं पढ़ना है। और जब इसका उपयोग पूर्व लग्न की तरह किया जाता है तब कीटोन के लिए कार्बोनिल शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें अगला सदस्य या अगला क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल डैश COOH, अनुलग्न के रूप में उसका उपयोग करेंगे तब क्या आता है, ओइक अम्ल या ओइक एसिड, इंग्लिश में बोलें तो। पूर्व लग्न के रूप में इसका उपयोग नहीं होता है जनरली। ऐसे ही और भी क्रियात्मक समूह हैं, इनको आप 10th या 11th की केमिस्ट्री, 10th की साइंस की बुक से देख करके या 11th की केमिस्ट्री की बुक से देख करके पूर्ण कर लोगे। एमाइड है एक एमाइड डैश NH2, इसका अनुलग्न के रूप में प्रयोग किया जाता है तो एमीन लिखा जाता है, एमीन। और पूर्व लग्न के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो फिलहाल आज हम इतना ही पढ़ते हैं और अगले चैप्टर, अगले क्लास में हम देखेंगे हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स कैसे बनते हैं और उनका नामकरण। ठीक है, थैंक यू।